Hello, dear students. I am Assistant Professor Ritanshu from PG Department of Commerce and Business Management, Arya College, Ludhiana. Today we will discuss about cash flow statement, which is very useful topic for both the undergraduate classes, BCom as well as BBA students. Let's discuss. Students, cash flow statement consists three words: cash, flow, and statement. Now, what is cash and cash equivalent? Students, in cash flow statement, cash not only includes cash but also includes cash equivalent. Basically, students, in cash flow statement, कैश में हम सिर्फ कैश को कंसिडर नहीं करते बल्कि कैश इक्विवेलेंट्स को भी कंसिडर करते हैं, यानी कि वो सारी आइटम्स भी हम कंसिडर करते हैं जो कैश के इक्वल होती हैं, जैसे कि कैश एट बैंक, marketable securities. In case marketable securities are not specified separately, current investment also considered as marketable securities. So basically cash and cash equivalent involve cash in hand plus cash at bank plus marketable securities or current investments. Now what do you mean by flow? स्टूडेंट्स, फ्लो मीन्स चेंज. अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो फ्लो का मतलब होता है बहना. स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ बह रही है तो चेंज दो तरह का हो सकता है. या तो चेंज जो है वो इनफ्लो हो सकता है, या तो कोई चीज़ हमारे पास आएगी, या तो चेंज जो है वो आउटफ्लो हो सकता है, यानी कि कोई चीज़ हमारे से जाएगी. तो चेंज दो तरह का हो सकता है, या तो इन या तो आउट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट? स्टूडेंट, स्टेटमेंट का मतलब वो है जब हम किसी चीज़ को एक प्रॉपर डिस्क्राइब फॉर्म में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो है लिखते हैं, तो उसे हम स्टेटमेंट बोलते हैं. नाउ व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? स्टूडेंट, जैसे अभी हमने तीनों का मीनिंग समझा कि कैश का मतलब क्या है, फ्लो का मतलब क्या है और स्टेटमेंट का मतलब क्या है. कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. फ्लो का मतलब है चेंज, whether it is inflow or outflow, and statement का मतलब है when we write in a described form or in a proper format. So basically cash flow statement का मतलब ये है कि हमने basically cash flow statement हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर किसी फर्म के कैश में कितना फ्लो हुआ, कैश का कितना बेसिकली इनफ्लो हुआ और कैश में कितना आउटफ्लो हुआ, उसके चेंज को बताती है कैश फ्लो स्टेटमेंट. चलिए रीड करते हैं. कैश फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ कैश फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ द कंपनी. टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द कैश फ्लोज, ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट. Hence we can say that a cash flow statement provides information about a company's cash receipts and cash payment during an accounting period. So basically cash flow statement हमें बताती है कि कंपनीज को कितने कैश इनफ्लो हुए इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट्स और कंपनी ने कितने कैश आउटफ्लो किए इन द फॉर्म ऑफ कैश पेमेंट्स. ठीक है, यानी कि कंपनी ने कितनी कैश पेमेंट्स की और कंपनी ने कितनी कैश रिसीप्ट्स किए, उन दोनों में इनफ्लो और आउटफ्लो की वजह से कैश में कितना चेंज आया ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, तो वो हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं. डायरेक्ट मेथड क्या है, जो डायरेक्टली कैश के फ्लो को बताता है, और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, जो इनडायरेक्टली कैश के फ्लो को फाइंड आउट करता है. स्टूडेंट, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उसमें हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टेटमेंट को जब बनाते हैं, तो उसमें हमारा प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हम अपनी सेल्स में से COGS को लेस करते हैं. उसको लेस करने के बाद हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट होता है. उस ग्रोस प्रॉफिट में से हम अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, चाहे वो हमारे कैश एक्सपेंस हैं चाहे हमारे नॉन कैश एक्सपेंस हैं. उन सबको माइनस करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है. बट हमें यहाँ पर सिर्फ कैश के फ्लो के चेंज को देखना है कि एक्चुअल में कैश का फ्लो कितना हुआ, कैश में चेंज कितना आया.
तो बेसिकली डायरेक्ट मेथड क्या करता है, सिमिलरली उसी वे में फाइंड आउट करता है। सेल्स में से COGS माइनस करने के बाद ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करेगा, देन ग्रोस प्रॉफिट में से वो सिर्फ और सिर्फ कैश एक्सपेंसेस को डिडक्ट करता है ताकि हमें एक्चुअल कैश का फ्लो पता चल सके, नॉन कैश एक्सपेंसेस को उसमें से डिडक्ट नहीं करता। तो इनडायरेक्ट मेथड ये कहता है कि हमें इतना लेंथी प्रोसीजर करने की बजाय, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर करने की बजाय क्यों ना हम उस नेट प्रॉफिट के अंदर सीधा नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड कर दें, तो हमें सीधा डायरेक्ट कैश का फ्लो मिल जाएगा। क्योंकि जब हमें पता है कि हम ग्रोस प्रॉफिट में से कैश और नॉन कैश एक्सपेंसेस दोनों को माइनस करेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। और अगर हम GP में से खाली कैश एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो हमें नेट कैश फ्लो मिल जाता है कि नेट कैश का फ्लो कितना हुआ। ठीक है, तो अगर हम सीधा उस नेट कैश फ्लो में नॉन कैश एक्सपेंस माइनस कर दें, नेट प्रॉफिट में सीधा अगर हम नॉन कैश एक्सपेंस माइनस कर ऐड बैक कर दें, नॉन कैश एक्सपेंस ऐड बैक कर दें, तो भी हम कैश का फ्लो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। और एक बेसिकली एडवांटेज इनडायरेक्ट मेथड की ये है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड को बनाने के लिए, डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैश फ्लो फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, P&L अकाउंट भी चाहिए और बैलेंस शीट की भी रिक्वायरमेंट होती है। बट इनडायरेक्ट मेथड बनाने के लिए अगर हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी गिवन होगी तो भी हम इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली हमें जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है वो इनडायरेक्ट मेथड के बेस पर ज़्यादा आता है। तो आज मैं इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट को ही जो है सॉल्व करना आपको बताऊंगा। हाँ जी, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। द इनडायरेक्ट कैश फ्लो मेथड कैलकुलेट्स कैश फ्लो बाय एडजस्टिंग नेट इनकम विद द डिफरेंसेस फ्रॉम नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इट स्टार्ट्स विद द बिजनेस नेट इनकम एंड देन लिस्ट कैश फ्लोज both received and paid for various activities. Student, basically we divide the business activities into three parts. Number 1 operating activity, number 2 investing activity and number 3 financing activity. स्टूडेंट, हम बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टूडेंट आपको नाम से क्लियर होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि बेसिकली बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर कवर होंगी। और बिजनेस जितनी भी इन्वेस्टमेंट करता है वो सारी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंडर कवर होंगी। और बिजनेस फाइनेंस के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ करेगा वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कवर होंगी। ठीक है, चलिए डिटेल में समझते हैं इनको। सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लो। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे कि मैंने बताया, जितना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू फ्लो, कैश का फ्लो जनरेट होगा उसको बेसिकली हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली बेटा जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस की उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल परचेजिंग रॉ मटेरियल और मेकिंग सेल्स। अगर जब कोई बिजनेस सेल करता है तो उससे कैश रिसीव होता है और अगर कोई बिजनेस परचेज करता है तो उसका कैश जाता है। ठीक है, क्योंकि कैश पे करेगा वो। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस को ही हम जो है कि बिजनेस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना बिजनेस ने कैश का आउटफ्लो किया, उन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ठीक है, this is basically the revenue generation from the main activity of the business. For example, Apple increase revenue comes from the sales of its electronic. ठीक है, एक एग्जांपल डिस्कस की गई है स्टूडेंट आपके पास, जैसे कि एप्पल अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, वो रेवेन्यू क्यों हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज द सेल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स। To generate this revenue, companies has to undertake operations such as purchasing raw material, manufacturing inventory, paying employees, etc. बट उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कंपनी कुछ एक्सपेंसेस भी करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करना, एम्प्लॉयज़ को वेजेस प्रोवाइड करने। ठीक है, दस कैश आउटफ्लो रिजल्ट फ्रॉम कैश पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, सैलरीज, टैक्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, सो बेसिकली नीचे स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला दिया गया है ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइंड आउट करने का।
स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्म ने एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने के लिए कितना कैश का इनफ्लो फर्म के पास आया और फर्म ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के ऊपर कितने एक्सपेंसेस किए, बेसिकली कितना कैश आउटफ्लो हुआ, उन दोनों के डिफरेंस को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो नीचे फॉर्मेट है स्टूडेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा फॉर्मेट स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, और इसमें जब हम अपनी नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे जैसे कि डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सारी नॉन कैश आइटम्स ऐड करने के बाद और जितनी भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी डिडक्ट करने के बाद हमारे पास निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चलिए अब आगे देखते हैं वर्किंग कैपिटल के चेंज को। स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल का चेंज, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब हमने देखना है कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का हमारे कैश के फ्लो के साथ कैसा रिलेशनशिप है। स्टूडेंट्स जो करंट एसेट और हमारा कैश का फ्लो का जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, बेसिकली नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हमारी करंट एसेट्स बढ़ती हैं वैसे वैसे कैश का फ्लो जो है वो कम होता है, और जैसे जैसे हमारी करंट एसेट्स कम होती हैं कैश का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास स्टॉक जो है 20,000 का है और हमारे पास कैश भी जो है फर्म के पास 20,000 है। अगर सपोज कर लीजिए फर्म ने और 10,000 का स्टॉक बाय कर लिया तो फर्म का स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा 20,000 टू 30,000। बट जैसे ही फर्म स्टॉक बाय करेगी तो फर्म का कैश जो है वो 10,000 से डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फर्म ने 10,000 का स्टॉक और बाय किया तो फर्म को 10,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो फर्म का कैश जो है वो कम हो जाएगा। सो बेसिकली कैश करंट एसेट का कैश के साथ जो है फ्लो के साथ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। जैसे जैसे हमारी एसेट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे फ्लो कम हो जाएगा कैश का, और जैसे जैसे हमारी एसेट्स करंट एसेट रिड्यूस होंगी वैसे वैसे कैश का फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ऐड किया गया है डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हमने ऐड किया है और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हमने लेस किया है, क्योंकि बेसिकली हम कैश के फ्लो को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स करंट लाइबिलिटीज़ का कैश के फ्लो के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि जैसे जैसे हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जो है कैश का फ्लो भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे हमारा कैश का फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास फर्म के क्रेडिटर्स हैं 20,000 के और फर्म के पास कैश भी 20,000 का अवेलेबल है, और अगर फर्म अपने 10,000 के क्रेडिटर को पे ऑफ कर देती है तो फर्म के क्रेडिटर 20,000 से रिड्यूस होकर 10,000 हो जाएंगे, और जैसे ही फर्म अपने क्रेडिटर को पे करेगी तो फर्म का कैश भी 20,000 से रिड्यूस होकर 10,000 हो जाएगा। सो बेसिकली जैसे हमारी करंट लाइबिलिटी कम हुई कैश का फ्लो साथ के साथ कम हो गया। सो कैश करंट लाइबिलिटी का और कैश फ्लो का जो है हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, इसलिए इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी जो है वो ऐड होगा और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी जो है लेस होगा। वर्किंग कैपिटल के चेंज के इफेक्ट को देने के बाद स्टूडेंट हमारे पास बचता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसमें से इनकम टैक्स पे किया जाता है, जो हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। टैक्स की पेमेंट डिडक्ट करने के बाद हमारे पास बचता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। स्टूडेंट्स इफ़ देयर आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम देन ऐड और लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और उनको ऐड और लेस करने के बाद हमारे पास जो है वो बच के आएगा, दैट इज़ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अगर तो स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस बच के आता है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हमारे पास नेगेटिव बैलेंस बच कर आता है तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी को समझते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। ठीक है स्टूडेंट, द कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज टर्म्ड एज इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। स्टूडेंट बिजनेस जितनी भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड एक्टिविटी करता है, अगर फर्म ने किसी अपना मनी को कैश को या मनी को इन्वेस्ट किया है किसी फिक्स्ड एसेट के अंदर, किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, तो उससे होने वाले जितने भी कैश रिसिप्ट्स होंगी, ठीक है, या उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए अगर फर्म ने कुछ भी परचेजेस की हैं,
ठीक है, या फर्म ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स परचेज़ की हैं या फर्म ने फिक्स्ड एसेट्स को बाय किया है, तो उससे जितना भी फर्म को कैश पेमेंट्स करनी पड़ी है उन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। बेसिकली फर्म जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या एसेट्स को जब सेल करेगा तो उससे फर्म को कैश रिसीव होगा, यानी कि कैश इनफ्लो होगा। और जब फर्म उस एसेट्स में या इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जब फर्म इन्वेस्ट करती है, उन्हें बाय करती है, तो फर्म का कैश पेमेंट करनी पड़ती है, जिसका मतलब जिसकी वजह से फर्म का कैश आउटफ्लो होता है। और इन दोनों के डिफरेंस को ही जो है हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए थोड़ा सा रीड करते हैं इसको। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। Cash outflows are generated from investments in long-term assets, and other investments include property, plant and equipment, intangible assets, both long-term and short-term investment in equity and debt issued by the other organization. The cash flow generated from the purchase of security or assets solely for the trading purpose or for the primary business activity of the company is not included in investing cash flow. So basically student, जब फर्म किसी एसेट्स के अंदर या फर्म किसी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करती है तो फर्म का कैश आउटफ्लो होगा। अगर वो फर्म उन इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देती है या अपनी किसी एसेट को सेल करती है तो उससे फर्म को कैश इनफ्लो होगा। इन दोनों के डिफरेंस को ही जो है हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जैसे कि आपको फॉर्मूला में दिया गया है। चलिए इसके फॉर्मेट को समझते हैं। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि अगर फर्म सेल करेगी तो फर्म को कैश रिसीव होगा, और अगर फर्म परचेज करेगी तो फर्म का कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट सबसे पहले कैश इंक्रीज करेगा, एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके ऊपर अगर हमने डेट या इक्विटी किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन की डेट इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर हमें रिटर्न भी मिलते हैं। तो शेयर के ऊपर हमें डिविडेंड रिसीव होगा और डिबेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे क्योंकि वो भी बेसिकली हमारा कैश इनफ्लो है। सो इंटरेस्ट रिसीव भी ऐड होगा, देन डिविडेंड रिसीव ऐड होगा, और फिक्स्ड एसेट के ऊपर हमें रेंट रिसीव हो सकता है तो उस रेंट रिसीव को भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। और हमारा कैश आउटफ्लो किसकी वजह से होगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जब हम उसको परचेज करेंगे तो हमारा कैश आउटफ्लो होगा, तो इन दोनों की वजह से हमारा कैश का फ्लो कम होगा, इसलिए इन दोनों को लेस करेंगे। और रिसिप्ट्स में से हमारे पेमेंट्स को लेस करने के बाद हमारे पास बचेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस निकल के आता है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हमारे पास यहाँ नेगेटिव बैलेंस निकल कर आता है तो हम बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। स्टूडेंट, फाइनेंसिंग कैश फ्लो बेसिकली कि बिजनेस जितना भी एक्टिविटीज़ करता है फाइनेंस के रिलेटेड, उससे होने वाले कैश के फ्लो को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लो। सो बेसिकली स्टूडेंट, बिजनेस के पास दो ऑप्शंस होती हैं फाइनेंस को रेस करने के लिए बेसिकली, एक तो ओनर्स इक्विटी, दूसरा आउटसाइडर्स इक्विटी। या तो बिजनेस शेयर इशू करके जो है फाइनेंस रेस कर सकता है, या फिर बोरो करके जो है फाइनेंस रेस कर सकता है। और बोरो करके यानी कि बेसिकली या तो डिबेंचर्स इशू करके या फिर लॉन्ग टर्म लोन जो है रेस कर सकता है। ठीक है, तो इन तीन आइटम्स की वजह से बेसिकली स्टूडेंट्स फर्म को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो होता है। और जब फर्म ने जो बोरो किया है मनी, चाहे वो शेयर होल्डर से लिया है, चाहे वो डेट इशू करके रेस किया है, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू रेस किया है, जब फर्म उनको रीपे करती है तो उसकी वजह से फर्म की कैश पेमेंट्स होती हैं, जिसको हम कैश आउटफ्लो बोलते हैं। और इन दोनों के डिफरेंस को ही जो है क्या हम बोलते हैं, नेट फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। फाइनेंसिंग कैश फ्लो कम्स फ्रॉम कंडक्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर द बिजनेस। In other words, financing cash flow includes obtaining or repaying capital, or be it equity or long-term debt. Cash inflows in this category include cash received from issuing stock or bonds and from borrowing through long-term loan, and cash outflows include cash payment to repurchase stock and repay bonds and other borrowings. ठीक है,
चलिए स्टूडेंट्स आगे इसके फॉर्मेट को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बेसिकली जब फर्म फाइनेंस रेस करती है तो वो फर्म के लिए कैश इनफ्लो है, और जब फाइनेंस जो रेस किया है जब उनको रीपे करेगी तो फर्म के लिए वो कैश आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कैश इनफ्लो होगा तो फर्म के लिए वो कैश रिसीव हो रहा है इसलिए वो ऐड होगा, और जब पेमेंट करेंगे तो वो लेस होगा क्योंकि उससे कैश का फ्लो कम होगा। ठीक है, कैश हमारा डिक्रीज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स दो तरह के इशू कर सकती है, या तो इक्विटी शेयर इशू करेगी या फिर प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, या तो डेट के थ्रू कर सकती है या फिर अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बेसिकली रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, या तो लॉन्ग टर्म बोरिंग से थ्रू कैश जो या फाइनेंस रेज कर सकती है। ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी क्योंकि ये फर्म के लिए कैश इनफ्लो है। उसके बाद जब फर्म इनको रीपे करेगी स्टूडेंट्स, तो जब शेयर्स को रीपे किया जाता है, अगर वो इक्विटी शेयर हैं तो उनको रिडीम नहीं किया जाता, उन्हें बायबैक किया जाता है अगर कंपनी को उन्हें वापस लेना है तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, इन सबको रीपे करने के बाद स्टूडेंट्स अगर हम किसी फर्म की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो हमें अगर उसके ऊपर रिटर्न मिल रहा है, तो अगर कोई दूसरी फर्म हमारी फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो हमें भी उसके ऊपर उन्हें रिटर्न देना पड़ेगा। तो शेयर्स के ऊपर हम जो है रिटर्न देते हैं जिसे हम नाम बोलते हैं डिविडेंड, और डिबेंचर्स या लोन के ऊपर जब हम रिटर्न देते हैं उसे हम नाम देते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो जब हम उन्हें इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करेंगे तो भी वो भी हमारे लिए क्या होगा, एक कैश आउटफ्लो, इसलिए वो दोनों चीज़ें भी जो है लेस होंगी। तो इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड ये दोनों लेस होंगी, और सारे इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करने के बाद हमारे पास निकल के आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स सेम, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। स्टूडेंट देखिए, हमारा जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो हमारा कैश का फ्लो होगा, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हमारे कैश के फ्लो में कैश में फ्लो हो सकता है, बेसिकली कैश में चेंज आ सकता है, उसे हमने 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो उन तीनों का चेंज जो हमने नेट कैश फ्लो निकाला, ए पार्ट के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू नेट कैश फ्लो निकाला, बी पार्ट के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू नेट कैश फ्लो निकाला, और सी पार्ट के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू हमने नेट कैश फ्लो निकाला। तो तीनों को ऐड करने के बाद हमें पता चलेगा, अगर स्टूडेंट वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, तो हमें कैश का बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि बिगिनिंग बैलेंस क्या है कैश का। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या लेंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो तीनों के बैलेंसेस ऐड करने के बाद हमारे पास बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, एंड लास्ट हमें पता चलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना है। स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बैलेंस देखते हैं, तो हमें कि कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था और कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, तो उससे हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज कितना था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का मोटिव ये है कि हमें ये तो पता चल जाता है बैलेंस शीट से कि कैश में कितना चेंज आया, कैश का फ्लो कितना हुआ बेसिकली, बट ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है, यानी कि कैश का फ्लो जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो फ्लो है वो किस एक्टिविटी की वजह से हुआ, ये हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू फाइंड आउट करना होता है कि वो कैश का जो फ्लो है, जो कैश का चेंज है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से आया, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से जो है वो कैश का फ्लो आया। ठीक है, तो इससे बेसिकली हमने जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है,
चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कवर हो गया इनडायरेक्ट मेथड। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।